विधानसभा क्षेत्र में, और ये क्षेत्र ऐसा है क्योंकि ये जिला नहीं है शेरघाटी। लोग जिला बनाने का दावा कर रहे हैं, जिला बनाने का दावा तो कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे विधायक यहां से जीत करके गए हैं। सभी ने बोला कि जिला बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब लोगों को लगने लगा फ्रेब है। और हमारे बीच में एक नूर भाई करके हैं जो कि एक कट्टर फैन है, बोलिए AIMIM के। तो इनसे कुछ कटाक्ष के रूप में सवाल भी होंगे, क्योंकि सवाल तो होगा जब आप किसी के फैन रहिएगा, क्योंकि लॉजिकल बात नहीं कीजिएगा तो हम जैसे पत्रकार आएंगे, उस सवालों का जो बयान दौर है वो बढ़ता चला जाएगा। स्वागत है सबसे पहले इस वीडियो में आपका। जी शान अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हम जैसे नाचीज को दिया। और ठीक है, आप अपने सवालों का सिलसिला शुरू करें। पहला सवाल ही तो इससे आता है कि जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्व के लिए बात करती है, AIMIM जो कि मुसलमानों के लिए सिर्फ सोचती है, मुसलमानों की पार्टी है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है इस पे आपकी? जी ये बिल्कुल सही आपने जो बताया सवाल। ये बेसिकली गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। इट डजंट मैटर हु वी आर, व्हाट मैटर्स इज अवर प्लान। नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है, हम ये मानते हैं कि AIMIM में मुस्लिमीन का लफ्ज है, बट आप इसका जो वर्किंग है, इसका जो कल्चर है, इसको आप देखिए कि ये सारे लोगों के, सारे तबकों के, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, या कोई भी ऐसा बंदा हो जो कि देश के हित की बात करना चाहता है, देश को आगे ले जाना चाहता है, उसकी पार्टी है। इसका एक सबूत है कि चंद्रशेखर आजाद साहब जो कि दलितों के बहुत बड़े लीडर हैं, पिछड़े समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी पिछड़े, अति पिछड़े समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने हमसे हाथ मिलाया है। और ये बात हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब माइनॉरिटीज के शेर कहे जाते हैं, उसी तरह से चंद्रशेखर आजाद साहब भी दलितों के शेर कहे जाते हैं। तो हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि इतना इंटेलिजेंट इंसान वो हमसे हाथ मिला रहा है, तो वो ये समझ रहा है कि AIMIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये मजलूमों की पार्टी है, ये इंसाफ की पार्टी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। आज तक हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया एज ए पार्टी लेवल पर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर हो। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। दूसरा ये रहेगा प्रश्न सर कि जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोग हमेशा ठगे गए हैं जिला के नाम पे। जिला तो बनना चाहिए, क्या रहेगा आपका ओपिनियन इस पे? जिला बनाने के लिए हर पार्टियों के हर लीडर बोल के चले जाते हैं, फिर बाद में यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है, हाथ दोनों उसी तरह से रह जाते हैं। देखिए मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि अगर हमने कह दिया कि हम इसे जिला बनाने के लिए कोशिश करेंगे, तो आप यकीन करिए कि हम लोग पूरी अपनी कोशिश करेंगे, कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। अगर सेंटर से या किसी और फोर्सेस के द्वारा अगर बिल्कुल ही हमारे खिलाफ कोई हो गया और नहीं बन पाया तो अलग बात है। अपने लेवल पे हम पूरी कोशिश करेंगे। वो इसलिए कि AIMIM पे हर तरह के इल्जाम मीडिया ने ट्रायल लगाया कि ये बी टीम है और ये है और वो है, लेकिन आज तक किसी ने एक पैसे के करप्शन का चार्ज नहीं लगाया। ईमानदारी पॉइंट ऑफ व्यू से AIMIM बहुत अच्छी पार्टी है, और सब ये बात बोलते हैं, हमारे जो दुर्विरोधी हैं वो भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। पिछले 10 साल में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें 25 प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें सीवेज की लाइंस की मरम्मत भी है, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ कब्रिस्तान और मदरसे और मस्जिद की बात हम नहीं करते हैं। बिल्कुल, जब हम किसी मुसलमान के मजमे को जब खिताब करते हैं तो हम सबसे बड़ा पॉइंट हम ये रखते हैं कि ये आपकी वजूद की लड़ाई है। तो मुसलमान का वजूद सिर्फ सांस लेने से तो नहीं है, हमारे वजूद में हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मदारिस और हमारे जो कुछ कल्चरल पहनावे हैं वो सब भी हैं। तो बात थोड़ा सा ये हो जाती है और ये थोड़ा हाइप भी क्रिएट हो जाता है। एजुकेशन के फील्ड में 6000 से 60,000 बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है, जो ओवैसी साहब की कंस्टिट्यूएंसी में स्कूल जो उन्होंने बनाया है। तो इसी तरह से आप समझिए कि ईमानदारी हमारा जो है परम धर्म है, ईमानदारी से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि अगर बाय द वे आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है लेकिन आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। और अगर स्ट्रेटेजी आपकी थोड़ा कमजोर भी क्यों ना सही, लेकिन ईमानदार आप मुकम्मल तरीके से हैं, तो फिर वो स्ट्रेटेजी कमजोर भी होती है, फिर भी लोगों का भला हो जाता है। तो ईमानदारी पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि अगर हमने जिला बनाने की मांग रख दी और जिला बनाने के लिए हमने कोशिश की, तो बिल्कुल जितनी मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश हो सकती है उससे भी हम लोग डबल कोशिश करेंगे जिला बनाने के लिए इंशाल्लाह। इलेक्शन होने वाला है जी, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं आपके नेता और उनके जितने भी साथ में चलने वाले लोग, क्या लगता है लोग किसके साथ हैं, लोगों का समर्थन किस तरह से मिल रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग? देखिए बहुत सारी बातें हैं, हमारी जो टीम है वो कुछ कैलकुलेशन भी कर रही है, वो तो अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बट ये मैं आपको इशारों में बात बता देता हूं कि जहां भी हम जा रहे हैं, चाहे वो शेरघाटी टाउन का एरिया हो, चाहे देहातों का एरिया हो, चाहे ऐसे एरिया हो जहां तक 4 व्हीलर नहीं पहुंच सकती है,
जहां जहां हम गए हमें आशीर्वाद मिला है जनता का, और वो इस बात को समझ रहे हैं कि राजद ने जो चूरन बेचना शुरू कर दिया है तेजस्वी बाबू की कयादत में, ये चूरन ठीक नहीं है। लालू यादव साहब की हम आज भी इज्जत करते हैं, और अगर वो बिल्कुल तेजस्वी साहब को इस मशवरे में इंक्लूड नहीं करते तो शायद हम जो 6 सीट मांग रहे थे उसमें से शायद माइनस प्लस करके कुछ ना कुछ हमें मिलती और फिर हमें अलग से नहीं लड़ना पड़ता। तो इतना मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि अगर आज हम लोग कैंपेन करना बंद भी कर दें और सीधे 11 तारीख को वोट देने पब्लिक चली जाए, तो मैं आपको नंबर्स बता देता हूं, 30,000 से कम वोट हमें नहीं पड़ने वाला। और सोचिए अभी इतना टाइम बाकी है, हम उसे डबल करने की कोशिश करेंगे जरूर। जैसा कि आपने 30,000 वोट का जिक्र किया है, तो मैं ये भी बताता चलूं कि मंसूर अली खान जो कि पिछले आपके कैंडिडेट थे मीम के, 15,000 के लगभग आया। उमर खान लड़े थे उर्फ टिक्का खान, उनका 12,000 के आसपास आया था, यानी 27-30,000 वोट आया था। 55,000 लाने वाले विनय कुमार यादव जो थे वो भी हार गए थे। तो 30,000 में आप जीत जाइएगा? नहीं, मैंने ये कहा कि अगर हम कैंपेन बंद कर दें तो अभी भी एक होता नहीं है कि यार आप लोग काम ही नहीं कर रहे, करते करते भी मर धस के भी हमें 30,000 तो पढ़ना है, वो बक्से में बंद है अभी, वो कोई नहीं हिला सकता। और ऐसा नहीं है कि अभी हमने जाना छोड़ दिया है, अभी कम से कम आधी जगह हमें जाना बाकी है। 6 तारीख के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आने वाले हैं, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद साहब भी आने वाले हैं, और कोशिश हम करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से को भी हम कंसल्ट करें कि आप भी आइए एक साथ तीनों हेलीकॉप्टर से, और जगह का बस अभी तय करना फाइनल रह गया है। तो वो आएंगे, तो वो तो समझ लीजिए आएंगे, और 15,000 वोट तो एक्स्ट्रा आना ही है। वो मतलब मैं आपको स्ट्रेटेजी थोड़ा खोल के बता दे रहा हूं क्योंकि आपने बहुत खुल के सवाल पूछा। तो ऐसा नहीं है, हाँ इस बार वो मंजू अग्रवाल जैसा 63,000 वोट 64,000 वोट नहीं आएगा किसी को भी। वजह उसकी है कि मंजू जी का अपना भी कुछ वोट बेस था, उसके बाद राजद का एक छाप थी, ऊपर से 2-2 कैंडिडेट खड़े हो गए थे मुसलमानों के, तो उस गुस्से में भी लोगों ने उधर भी वोट डाल दिया राजद के पास। तो अभी हमारे पास मौका है कि एक ही AIMIM से एक ही मुस्लिम प्रत्याशी हैं, और सिर्फ मुस्लिम है इसलिए हम ये नहीं कह रहे, एक वोट बेस होता है किसी भी मतलब पार्टी का। बिल्कुल मैं इसको कहने में कोई गुरेज नहीं महसूस करता कि AIMIM का एक वोट बेस है मुस्लिम, बट इसमें दलित भी बहुत तेजी से जुड़ते जा रहे हैं, पिछड़े भी बहुत तेजी से जुड़ते जा रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं। कोई ठीक नहीं है कि कुछ दिनों में कुछ सालों में हमें जो है, जो लोग कहते हैं, मैं लोगों की बात कह रहा हूं कि हो सकता है ब्राह्मण भी वोट डालना शुरू कर दें, अगर वो समझ जाए कि हमारी स्ट्रेटेजी समझ जाए और हमारे बीच में कोई मीडिया का डिफरेंस ना हो, दीवार ना हो, हमसे बैठ के बात तो करें। वो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम देश की तरक्की के लिए बात करना चाहते हैं। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब वो शेर है जिसको जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो है पाकिस्तान को तो चाटुकारिता की आदत ही है, उसने हर तरफ ये न्यूज फैलाना शुरू कर दी कि हमने ये मार दिया, वो मार दिया, ये मार दिया। कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज की पब्लिक मानने लगी थी इस बात को कि सच में बराबरी का मुकाबला शायद हुआ है। तो फिर शशि थरूर को भी मैं सलाम पेश करता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं सलाम पेश करता हूं, और भी 1-2 लोग थे, उसके बाद जितने भी लोग गए थे बस दवानी खर्च करने के लिए गए थे। वही 3-4 लोग हैं जिन्होंने असल काम किया, उसमें हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे लोगों को सोचना चाहिए। उस टाइम पूरी पब्लिक इंडिया की जो है देश के लिए मरने के लिए तैयार थी कि हमें बॉर्डर पे भेज दो, लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइनों में लग गए थे। उसमें एक हमारा शेर गया और बात किया, हाजा मजनून भी बोला पाकिस्तान को कि वो पागल है, ये सब भी बोला, खिल्लियां भी उड़ाई, और कहीं ना कहीं इंडिया ने जो इंडियन आर्मी ने जो अटैक किया था और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ देश दुनिया भर में कर दिया था पाकिस्तान ने, उसको भी हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जाके उस पर पानी डाला है। तो एक तो आर्मी ने काम किया हमारी सरहदों पर, और एक ओवैसी जैसे कुछ लोगों ने काम किया है सरहदों के बाहर जाकर। तो हमें मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई इस तरह का आप रंजिश ना रखें हमसे। हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हम सबकी पार्टी, हक और इंसाफ की पार्टी है। मुसलमानों की बात हम ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट है कि हम दलितों के बराबर ही हैं, कोई बहुत अच्छे उनसे हमारी हालत नहीं है। शायद हम थोड़ा खूबसूरत कपड़े पहन लेते हैं, जुमे के दिन नहा लेते हैं, तो थोड़ा हम उनसे, शायद मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हालत हमारी सेम है, दोनों की। तो आप नेक्स्ट सवाल पूछ सकते हैं। सहचर कमेटी की आपने जब बात कही दी है, और सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, उनके लोग ही बोलते हैं कि मुसलमान तो पंचर बनाता है, ये लोग सरकार में बैठ करके अगर बोल रहे हैं तो ही गलत है, सबसे बड़ी चीज है। तो क्या लगता है, सिर्फ मुसलमान पंचर बनाता है, या कुछ एग्जाम्पल आप बताना चाहेंगे जो मुसलमानों ने क्या क्या किया है? देखिए, हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो मीडिया है, आप जैसे मीडिया नहीं, जो रिपोर्टिंग है वो एंकरिंग में कन्वर्ट हो गई है। नोएडा के जो स्टूडियोज है, तो उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनसे जाके कभी 1-to-1 बात तो नहीं की, उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। तो जो मुसलमानों की जो क्रीम है, मैं बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं करता, मैं एक स्टूडेंट हूं, कि हमारी जो धरोहर है इंडिया में,
वो लाल किला नहीं है। मुसलमानों की धरोहर और मुसलमानों की जो हेरिटेज है इंडिया में वो जामिया है और एएमयू है। आप वहां जाके देखिए, वहां का जो एमबीबीएस का सिलेबस है वो इतना टफ है। मैंने भी एएमयू से भी मैंने पढ़ाई की है और जामिया से भी पढ़ाई की है, तो एएमयू में इतनी टफ चेकिंग होती है, इतना टाइट सिलेबस है, बहुत सख्ती है। वहां के स्टूडेंट्स जो बन के निकलते हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं। तो बिल्कुल ये मैं मानता हूं कि अक्सरियत हमारी जो है वो ड्रॉप आउट्स होती है, और पंचर भी हम बना रहे हैं, बाल भी हम काट रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, हम हर तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक माइनॉरिटी हमारे अंदर ऐसी भी है जो बहुत क्रीम है, बहुत इंटेलिजेंट है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब उन लोगों में से एक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पूछने को बहुत कुछ है, जानने को बहुत कुछ है। धीरे धीरे हम लोग और कभी आएंगे सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में, तो और भी लोगों से कुछ उनकी राय, उनकी ओपिनियन को जानने की कोशिश करेंगे। और अभी देख रहे थे आप 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड thank you so much for giving me your precious time here. Yeah, it's really nice talking with you. Thank you. थैंक यू सर।